नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राज्य आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवानी। खबरों की बात करेंगे। फर्रुखाबाद में संभावित बाढ़ आपदा को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है, तैयारियों का जायजा लिया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान एनडीआरएफ के साथ आयोजित मॉक ड्रिल में भी राहत और बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया है। ग्रामीणों को बाढ़ के दौरान सुरक्षित स्थानों पर जाने, साथ ही हेल्पलाइन का उपयोग करने, प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने के बारे में जागरूक भी किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित विभागों को अलर्ट रखा गया है और साथ ही प्रशासन किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया है। बाढ़ से निपटने की प्रशासन क्या तैयारी की है? आज अमृतपुर तहसील में, क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा की गई थी, जिसमें सीएचसी का भी निरीक्षण किया गया था। उसके बाद मॉक ड्रिल भी एनडीआरएफ द्वारा देखी गई थी। उसके बाद ये सिंचाई विभाग के द्वारा अहलादपुर भटौली एक गांव है जहाँ पर पिछली बार कटान हो गया था, उसको रोकने के लिए यहाँ पर एप्रिन और पिचिंग की गई है। लगभग 360 मीटर का इसका भी निरीक्षण किया गया है और कार्य पूरा हो गया है और बाढ़ से संबंधित जितनी भी तैयारियां हैं वो तहसील द्वारा कर ली गई हैं। आज उन्हीं की समीक्षा की गई। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के परसली गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण को लेकर ग्रामीणों ने कोर्ट द्वार पर गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने दावा किया कि उनसे 1 महीने का बायोमेट्रिक सत्यापन कराया गया, लेकिन इसके बावजूद राशन नहीं दिया गया। उनका कहना है कि राशन लेने पहुंचने पर कभी स्टॉक खत्म होने की बात सामने आई, बाद में बात यही कहकर वापस लौटा दिया जाता। ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया है कि शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं आरोपियों पर भी संबंधित पक्ष का जवाब सामने आना बाकी है और अब सभी की नजरें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी। जहां हमारे साथ आज सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित हैं। आइए हम जानते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या मांग है। क्या नाम है आपका? कलावती साहब। कलावती, क्या समस्याएं हैं? ये कौन सा ग्राम पंचायत है? ये अब हम नहीं जाने परसली है। क्या समस्याएं हैं? अब समस्या यह है कि गल्ला नहीं दे कोटेदार। कितने महीने से गल्ला नहीं मिला? अब ये मान ले कि 3 महीना का नहीं मिला, अभी चौथा अंगूठा लगवा लिए हैं। हाँ। और कुछ ग्रामीण, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नीबाई बैगा। मुन्नीबाई बैगा। ये कौन सी ग्राम पंचायत है? ये परसली। क्या समस्याएं हैं? समस्या यह है सर कि हम लोगन का गल्ला नहीं दे रहे हैं। अंगूठा लगवा ली कि हम परसों दिन आई थे यही गल्ला दी थी। अब निहारे आज खुला था, काल खुला था, कोटेदार नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा हम लोगन का है। तब निहारे हैं कि उन नहीं आ रहे हैं, तब क्या करा जाए? कितने महीने से नहीं अंगूठा लगवा के गल्ला नहीं दिए? 2 महीना अंगूठा लगवा ली। हाँ। अब ये 3रा महीना सर चल रहे हैं। क्या नाम है कोटेदार का? 4था महीना लग गया। विवेक नाम है जी हाँ। कहीं आप लोग शिकायत किए इस चीज का? शिकायत अभी जी मेरा देवर किया से मेरे से तना मोबाइल चलाओ। क्या नाम है आपका? सुमित्रा बैगा। क्या समस्याएं हैं आप लोगों का? समस्या यह है कि 2 महीना के अंगूठा लगवा ली, घर आए के ही 3 महीना हो गए और अब गल्ला नहीं मिली सा। कहीं नहीं कि परसों दिन आए के गल्ला दे ताकि 3 महीना हो गए। अंगूठा लगवा लिए? अंगूठा लगवा ली। अब आज तक पता नहीं चला था। और ग्रामीण मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो श्रीमान जी से ऐसा निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से कार्रवाई होना चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए और उसको हटाइए और उसको आदिवासी में लाइए, आदिवासी के कोटेदार दीजिए। क्या कहेंगे आप? कोटा में गल्ला कई, आप ये ग्राम पंचायत के आप रहवासी हैं, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे, हमने इस गल्ला के बारे में ऑनलाइन शिकायत भी की थी। फूड अधिकारी यहाँ आए थे, यहाँ लोगों से फोटो वीडियो बनाए। वो यही बोले कि 3-4 दिन के अंदर हम इसका निराकरण कर देंगे। तो हमारे हिसाब से करीब 9-10 दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ। और ग्रामीण हैं, क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे सर जी, गल्ला मेरा मिलना चाहिए। कितने महीने का नहीं मिला है? 2 महीना का अंगूठा लग गया है, 3रा महीना चल रहा है ना। इसको हमको गल्ला मिला जाए, इसको कार्रवाई होना चाहिए। जहाँ से लाए वहाँ से गल्ला हमको देना चाहिए। मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ जाऊँ? ना खेती ना बाड़ी कुछ भी नहीं है मेरे पास, क्या करूँ मैं? उसी के सहारे निश्चित रूप से यहाँ परसली ग्राम में सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित हैं, जिनका आरोप है कि कोटेदार
द्वारा गल्ला 3 महीने का नहीं दिया गया। अंगूठा लगवाने के बावजूद भी गल्ला नहीं दिया गया। सीधी से सुदर्शन न्यूज से धीरेश मिश्रा की रिपोर्ट। कानपुर में जिला प्रशासन की ओर से मर्चेंट चैम्बर हॉल में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम में प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को हर साल 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना की जानकारी दी गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, साथ ही सांसद रमेश अवस्थी, विधायक नीलिमा कटियार, विधायक महेश द्विवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को बधाई देता हूं कि लंबे समय से जो हमारे शिक्षकों की डिमांड थी, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना का आज शुभारंभ हुआ है। पूरे प्रदेश में 12 लाख से अधिक शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा, जिसमें हमारे प्राथमिक विद्यालय के, माध्यमिक विद्यालय के, मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालय के और हमारे जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, रसोइये, सभी को इस कैशलेस योजना में अगर कहीं कोई घटना होती है तो उनके इलाज और उनके परिवार के इलाज को इस योजना से जोड़ा गया है। इसमें 450 करोड़ से अधिक का खर्च उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में आएगा, जिसको हम लोगों ने इस बजट में भी पास किया था और कैबिनेट में भी पास किया था और उस योजना का आज लॉन्चिंग हुई है। दूसरा, डीबीटी के माध्यम से जो हमारे बच्चों को पूरे प्रदेश के 1 करोड़ 10 लाख बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूलों में, उनको मिड डे मील के माध्यम से मध्याह्न भोजन, उनके ड्रेस आदि की व्यवस्था के लिए 1200 रुपये का जो धन दिया जाता है, उसको भी आज 1030 करोड़ से अधिक का 1300 करोड़ तक के बजट को आज रिलीज किया गया है। और सबसे बड़ी एक बैंक, स्टेट बैंक से एमयू किया है शिक्षा विभाग ने कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं उनको एक बीमा कवर किया गया है कि उसमें 30 लाख से 80 लाख तक इंश्योरेंस बीमा कवर मिलेगा। उनको कुछ नहीं देना है, उनको ये एमयू सरकार की तरफ से है। सरकार की तरफ से कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो उनके ये लाभ मिलेगा और उनके बच्चों को, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको पढ़ने के लिए, अगर उनकी पुत्री की शादी करना है तो उसकी शादी के लिए, ये एक अलग तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जितने लगभग 12 लाख शिक्षक हैं उनको इस योजना से लाभान्वित करने का काम किया है। ये तीनों योजनाओं का आज यहाँ हमारे मर्चेंट चैम्बर हॉल में शुभारंभ हुआ है, जो एक सफल कार्यक्रम हमारे यहाँ के अधिकारियों के द्वारा हुआ, जिसमें हमारे जनपद के सभी सांसद माननीय रमेश अवस्थी जी, स्वप्निल वरुण जी, महेश त्रिवेदी जी और हमारी नीलिमा कटियार जी, सारे प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठा हुए और पूरे 10 ब्लॉक के सभी शिक्षक और लोगों को बुला के उनको पुरस्कृत किया गया। कानपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन सरकारी स्कूल परिसर में मनाना सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के लिए विवाद का कारण बन गया है। आरोप है कि परमिट स्थित प्राइमरी स्कूल में बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित कर केक काटा गया है और अन्य गतिविधियां आयोजित की गई। स्कूल प्रशासन की शिकायत पर ग्वालटोली थाना पुलिस ने विधायक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी। आज सूचना मिली है कि एक एफआईआर हमारे ऊपर और दर्ज हो गई है। हालांकि कोई पहली एफआईआर नहीं है, विपक्ष का कार्यकाल है, कई एफआईआर इसके पहले भी दर्ज हो चुकी है। प्रभु के पास सारी एफआईआर सरकारी अधिकारियों ने ही दर्ज कराई है। एक और अधिकार एफआईआर हुई जिसमें परमट के स्कूल के सस्पेंडेड प्रिंसिपल ने तहरीर दी है और ये कहा कि 1 जुलाई को हमने जबरिया कॉलेज में स्कूल में आकर के बच्चों को ड्रेस बांटी है और केक काटा है। भाई जबरिया क्या चीज है? अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो प्रिंसिपल भी उसी में हंसते हुए बच्चों को ड्रेस बांटते हुए देख रहे हैं। और जो केक काटने वाला फोटोग्राफ अगर आप लोग देखेंगे सोशल मीडिया में तो उसमें ना प्रिंसिपल है, ना कोई टीचर है, ना कोई बच्चे हैं। हम लोग स्वयं सामाजिक व्यवस्था में हर चीज का ख्याल रखते हैं। जहां तक बात एफआईआर की है तो आज तो एफआईआर दर्ज हो गई और जब उस स्कूल में बलपूर्वक भाजपा के नेता ने मजदूर को मारा था तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसकी जांच हो रही है। जब भाजपा के अनेक नेताओं ने वीडियो प्रमाण सहित
मेरे ऊपर चप्पल दिखाई और गालियां दी तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसकी तो जांच हो रही है और इसमें एफआईआर दर्ज हो गई। जब भाजपा के पावर हाउस नेता ने स्कूल के अंदर जाके ना से नरेंद्र और माँ से मोदी पढ़ाया तो राजनीति नहीं हुई, उसमें परमिशन नहीं ली गई। और इसमें अगर अखिलेश का बर्थडे बना दिया तो राजनीति हो गई। ये दोहरा पैमाना क्यों? मैंने हमेशा सरकारी स्कूलों को बेहतर करने पे ध्यान दिया है। ये छठा सरकारी प्राइमरी स्कूल, इसको मैं बेहतर अत्याधुनिक बना रहा हूं। इसके पहले 5 स्कूल प्राइवेट के जैसे बना चुका हूं, 2 इंटर कॉलेज बना चुका हूं, लाइब्रेरी बना चुका हूं। पढ़ाई के लिए मैं हमेशा बेहतर काम करना चाहता हूं ताकि जहां पर जो लोग साधन संपन्न नहीं है वो भी पढ़ाई कर सके। ये जरूर है कि इस स्कूल में एक अहंकारी नेता का घर सामने होने की वजह से, उसकी गाड़ी की पार्किंग होने की वजह से रोडे बहुत अटकाए गए। 1932 की बिल्डिंग थी, तोड़ने नहीं दी। टेंडर हो जाने के बाद मजदूरों को मार के भगाया। जैसे तैसे करके उसको विधानसभा की कार्रवाई के अधीन ला करके तोड़वाने का आदेश कर पाए तो मुझको ईटा चोर मलबा चोर कहा गया। साबित कर पाए क्या? अब आपने भी बाउंड्री टेंडर कराया 24,000 रुपए में, तो क्या आप ईटा चोर मलबा चोर है क्या? ये दोहरा पैमाना रखा है। जब एक स्कूल की एनओसी मेरे पास थी, उसका निर्माण मैं करा रहा था, तो दूसरे जनप्रतिनिधि को वहां की एनओसी नहीं मिलनी चाहिए थी। ये एनओसी देने वाले अधिकारी ने ही शहर के अंदर एक अनावश्यक बात का बतंगड़ बनाने का काम किया है। और भी स्कूल खराब है। कल मैंने अखबार में पढ़ा कि बर्रा 2 का एक स्कूल बहुत खराब है, जनता के लोगों ने उसमें धरना प्रदर्शन किया है। क्या उसको नहीं बनाएंगे आप? दयानगर स्कूल नहीं बनाएंगे आप? किसी और स्कूल में ड्रेस नहीं बांटेंगे आप तो प्रिंसिपल को घर बुला करके 3 घंटा स्कूल टाइम में 30 जून को बैठा करके 8,100 रुपए नगद देते हैं। ये नगद देना किस कानून के अंतर्गत है? किस कानून के अंतर्गत प्रिंसिपल ने नगद लिया आपसे और जाके ड्रेस खरीदी? 8,100 रुपए में 50 ड्रेस माने 160 रुपए कुछ पैसे की ड्रेस। ये कौन सी ड्रेस है? क्यों आप बात का बतंगड़ बनाना चाहते हैं? अपनी शक्ति का परीक्षण कानपुर के जनता के साथ मत करिए। मुझे अपनी विधानसभा में मेरी अपने विजन के अनुरूप विकास कार्य करने में रोड़ा मत अटकाइए। आप स्कूल के बनाने के लिए नहीं आए हैं, आप केवल बात का बतंगड़ बनाने के लिए आए हैं। जिस स्कूल को मैं प्रोजेक्ट में लिए था उस स्कूल को आपको करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको जरूरत थी तो आप बहुत सारे कानपुर शहर में स्कूल उनको कर सकते थे। नकल ही तो करनी थी, नकल करने के लिए सीखना जरूरी था। लेकिन आप लोगों ने लगातार सत्ता के अहंकार से रोड़े अटकाए हैं। ये झूठी एफआईआर करी है। एक और तथ्य, एक शासनादेश उत्तर सरकार का है तिथि भोजन का। तिथि भोजन माने किसी भी पर्व में खुशी के मौके पे इन स्कूलों में जाकर के भोजन पदार्थ, ड्रेस, स्टेशनरी आदि बांटी जा सकती है और इसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और फिर मैं उसी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हूं, मुझे अपने लोगों का ख्याल कैसे रखना मुझे बेहतर तरीके से पता है। एक एफआईआर नहीं, अनेक एफआईआर करके देख लीजिए। हम समाजवादियों ने कदम कभी पीछे हटाए हैं, न कभी पीछे हटेंगे। और सरकार आने पर हम लोग एक से एक अच्छे मॉडल स्कूल बनाएंगे, अभिनव स्कूल बनाएंगे, संस्कृति स्कूल बनाएंगे। रोक सकते हो तो रोक के देख लो। गुजरात के सूरत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। शहर के कई प्रमुख मार्ग जलमग्न हो चुके हैं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश का असर सूरत के टेक्सटाइल उद्योग पर भी देखने को मिल रहा है, जहां कई कपड़ा बाजार बंद है और कारोबार ठप हो गया है। निचले इलाकों और आवासीय सोसाइटियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और हमारी सोसाइटी में 4 व्हीलर डूबने के कगार पर है। देखिए हमारा ये पोजीशन, कमर के बराबर मेरे पानी आ चुका है। मेरे भोलेनाथ मंदिर में पानी पूरा चढ़ चुका है। और इस मुसीबत घड़ी में दिरड़वा गांव सरपंच से चाहूँगा कि आप इस मुसीबत घड़ी में हम सबके साथ रहें और इसको कैसे आगे निराकरण करना है आप इस पर गौर करिए। बिल्कुल, अगर यहाँ पे एक मेडिकल इमरजेंसी आती है तो किस तरह लोग यहाँ पे आएंगे और क्या गाड़ी यहाँ पे आ सकती है? कोई चांस नहीं। 4 व्हीलर की बात छोड़िए, एक ट्रक नहीं आ सकता। इतना मूंड बराबर पानी उधर रोड पर भरा हुआ मेन रोड पे। और वहाँ जो दुकानें हैं तो उनके चावल, उनके सारे सामान पूरे डूब चुके हैं। यहाँ से शिवशक्ति विला से टेबल ले गए हैं उसमें चावल रखने के लिए कि कोई ज़रूरत चीज़ें खराब न होने पाए। तो कोई चांस नहीं। यहाँ से मेडिकल की व्यवस्था जो करना है तो अपनी सोसाइटी से भी हम लोग समझ सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल, आपकी सोसाइटी में कई गाड़ियाँ डूब रही है, क्या कहना चाहोगे? इस पर बहुत सारी नुकसान होगी। 4 व्हीलर में पानी चला गया और बाइक सारी बंद पड़ी है, रिक्शे में पानी चला गया है, तो इसके लिए बहुत सारी नुकसानें हो रही है। और भगवान से भी मैं चाहूँगा कि बारिश को थोड़ा अपने
योर कंट्रोल करें और हम सबको सुरक्षित रखें। जी, सूरत शहर में लगातार रुक रुक के बारिश होने से पूरी सिस्टम बिगड़ गई है। आपको बताएं जिस तरह से लगातार बारिश होने से लगभग सूरत शहर का पूरा मार्केट बंद कर दिया गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं जो जिस प्रकार से आज के दिन कहीं कहीं छुट्टी का दिन भी नहीं, मगर बारिश की वजह से जो सूरत टेक्सटाइल मार्केट है पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे दूर दूर तक आप देख सकते हैं जो मार्केट खुला हुआ रहता था, जहाँ पे चहल पहल हुआ रहती थी, मगर आज पूरी तरीके से बंद है। क्योंकि कारण क्या है कि जिस तरह से सूरत शहर में भारी बारिश हुआ है, बारिश के कारण पूरी तरीके से मार्केट पूरा बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में आपको बताएं जिस तरह के शहर के कई हिस्सों में ऐसी बारिश हुई है कि लोगों का आना जाना भी हुआ है। कहीं कहीं देखा जाए सोसाइटी के अंदर पानी भी घुस गए हैं और इस तरीके से लोगों का आना जाना एक पूरी तरीके से पूरा बंद हुआ है। देख सकते हैं आप जिस प्रकार से मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ पूरा दृश्य आपने देखा है। कैमरामैन संदीप सिंह राजपूत के साथ प्रेम कोने साथ सुदर्शन टीवी न्यूज़ सूरत गुजरात। विश्व प्रसिद्ध गोवर्धन मुडिया पूर्णिमा मेले को लेकर मथुरा प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। गोवर्धन गेस्ट हाउस में आयोजित हाई लेवल समीक्षा बैठक में आगरा मंडल के मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप सिंह और साथ ही एडीजी आगरा जोन एसके भगत की मौजूदगी में मेले की सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई है। बैठक में अधिकारियों को 21 किलोमीटर लंबे गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर पेयजल, विद्युत, साफ सफाई, साथ ही चिकित्सा सेवाएं और अन्य मूलभूत सुविधाएं समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वहीं करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था, साथ ही रूट डायवर्जन और पार्किंग प्रबंधन को लेकर भी विशेष योजना बनाई गई। देखिए, आगामी मुड़िया पूर्णिमा मेले में जो 23 तारीख से लगभग 30 तारीख तक चलेगा, उसकी आज बृहद समीक्षा बैठक सभी विभागों की कोऑर्डिनेशन के संबंध में आज आयोजित की गई है। इसमें कमिश्नर साहब, डीएम साहब, एसएसपी साहब और डीआईजी साहब सभी लोग मौजूद हैं। सभी विभाग के हेड्स मौजूद हैं, उनकी समीक्षा की जा रही है। यहाँ के मंदिर के जो संस्थापक लोग हैं और जो है संत समाज के लोग हैं, सभी लोग आए। उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस और जो उनकी अपेक्षाएं हैं प्रशासन से, उन्होंने अवगत कराया है। इसके बाद हम लोगों की समीक्षा होगी, कहाँ को किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, साफ सफाई रहे, कानून व्यवस्था ठीक रहे, कौन कौन से प्रेशर पॉइंट है, वहाँ क्या काम करना है और पिछले सालों की एक्सपीरियंस को हम लोग पिछले साल जो भी कमी रही हो थोड़ी बहुत, उसको हम लोग कैसे दूर करें ताकि जो आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई कमी महसूस ना हो और सुचारू रूप से ये मेला चले, उसके संबंध में हम लोग आज ये बैठक कर रहे हैं। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन में सुपर जोन में डिवाइड किया गया है, सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। अस्थायी चौकियाँ बनाई जा रही हैं, पुलिस बूथ बनाई जा रही हैं, प्लस जो है पेट्रोलिंग पार्टीज रहेंगी और राउंड द क्लॉक ये ड्यूटियाँ रहेंगी। जो भी फोर्स एसएसपी साहब ने मांगा है, डीआईजी साहब ने और जोन के माध्यम से इनको दिया गया है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बढ़ती हत्या और आपराधिक घटनाओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और आरोप भी लगाए हैं कि जिले में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। आपको बता दें, प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी जताई है, नाराजगी जताई है और कहा है कि अधिक अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कानून व्यवस्था मजबूत करने की मांग की गई। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की गई। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल रहे। क्योंकि हमारी जिस तरह से घटना हुई है, बड़ा दर्दनाक घटना है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है। आदरणीय राहुल भैया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष चुराट विधायक के निर्देशन में हम सब यहाँ इकट्ठा होकर पीड़ित परिवार के लिए न्याय की बात की है। हमारी पहली मांग है कि इस घटना पे उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। दूसरी हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजा मिले और चूंकि मैं उसके घर गया था, रहने के लिए उसको कच्चा मकान भी, टूटा फूटा मकान है, उसको आवास की सुविधा उपलब्ध कराया जाए। और सीधी जिले में जिस तरह से घटनाएं लगातार हो रही हैं, चाहे कमर्जी की घटना हो, चाहे भूलमार की घटना हो, लगातार पुलिस जो है तो विफल हो रही है। आरोपियों से पुलिस का डर खत्म हो रहा है, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। तो लैंड ऑर्डर मेंटेन हो, जिससे
आम आदमी, महिला, पुरुष, व्यापारी सुरक्षित रहे, यही हमारी। बिहार के दरभंगा जिले में निर्माणाधीन 4 दीवारी के दौरान हुए संदिग्ध विस्फोट के से हड़कंप मचा है। पतौर थाना क्षेत्र के चंचल नगर में निर्माण स्थल पर लोहे की रॉड से लटक रहे एक झोले जो है उसको हटाने के दौरान तेज धमाका हुआ, जिसमें 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले डीएमसीएच और बाद में बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर कर जांच भी शुरू कर दी। एफएसएल और अन्य विशेषज्ञ टीम को मौके पर भी बुलाया गया। पुलिस सभी पहलुओं जिनमें जमीन विवाद का एंगल भी शामिल है उसकी जांच कर रही है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि फॉरेंसिक जांच पूरी होने के बाद ही विस्फोट के कारणों का पता चल पाएगा। दुखद घटना है। चंदन पट्टी के कमलेश पासवान, राम बाबू पासवान दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दोनों मजदूर हैं। ये दोनों घर का सेंटरिंग हटा रहे थे। उसी दौरान 2 डब्बे में बम रखा हुआ जो बम फट गया और ये दोनों बुरी तरीका से घायल हो गए। इसकी जांच होनी चाहिए जो बम किसने रखा था और जो कोई भी अपराधी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 2 निर्दोष का परिवार आज हमको लगता है जो उसका परिवार गुजर जाएगा। गंभीर रूप से मौत का जंग लड़ रहा है। किसी समय जो है कोई अप्रिय सूचना आ सकती है, क्योंकि दोनों का एक का आंख में लगा है, एक का हाथ कट गया है और जिनका हाथ कटा है उनके माथा में सीटी स्कैन के मुताबिक, डॉक्टर के मुताबिक जो 2 हड्डी माथा का टूट गया है। तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति दोनों पेशेंट का है। हम दरभंगा जिला के प्रशासन से मांग करते हैं कि ये दोनों दलित परिवारों को समुचित इलाज होना चाहिए सरकारी स्तर पर। आज बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है जो 1 घंटा से परिजन और हम एम्बुलेंस के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आया। अभी एम्बुलेंस आया है। ये जो डीएमसीएच की व्यवस्था है वो व्यवस्था के चलते और जहाँ ट्रामा सेंटर नहीं है पेशेंट को जो है दूसरे जगह पटना भेजा जा रहा है। दोनों पेशेंट डीएमसीएच जा रहा है। हम ये जो दोनों व्यक्ति घायल है उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और समुचित इलाज और परिवार को मुआवजा देने की मांग करते हैं। श्याम भारती, CPI। वो काम करने गया था सर, काम कर रहा था। अभी तो क्या जाना गया कि तो लेबर था, क्या जाना गया कि इसमें क्या है नहीं है। ये सब अब तक था उसको खींचा उचा उसको। अब आवाज बहुत इतना क्या पूरा गाँव की आवाज। कहाँ पे काम कर रहा? या चंदन पट्टी चमचम में। कौन सी का काम करने गया? ये राजमिस्त्री है। कहाँ पे फटा है? पिलर कौन थाना पड़ता? पतौर थाना। अच्छा ये बताइए कि किन परिस्थिति में वो बम फटा? आवाज बहुत था सर। कितने आदमी घायल हुआ? 2 आदमी। कौन कौन? वो राम बाबू है और वो कमलेश पासवान। वो दोनों कहाँ है? जो रेफर हो गया पटना चला गया और वो जा रहा है। नाम क्या है? नाम कमलेश पासवान। और पटना गया है तो? राम बाबू। आप उसके क्या है? हम पिताजी हैं। क्या? कमलेश पासवान का पिताजी हैं। ये कहाँ जा रहा है? अभी पटना जा रहा है। इसके शरीर में बम लगा है? हाँ, फिर वो इसको हटा दिया गया है और ये हट गया और दोनों का वो बच गया। वो आईफोन नहीं है, आईफोन जमा और इस समय थाना पुलिस आया? हाँ, थाना पुलिस आया था। हम लोग यहाँ पर चल गया था तो थाना पुलिस। कौन थाना आया था? बिहार के समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है। प्रखंड मुख्यालय के पास में स्थित मध्य सांस्कृतिक राजनीतिक उन्नेश्वर विद्यालय जर्जर भवन में संचालित हो रहा है, जबकि सूर्यपुर स्थित चयनित मॉडर्न उच्च माध्यमिक विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण का आरोप है। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग और अंचल प्रशासन को पत्र लिखने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका है। अब स्थानीय लोगों की नजरें शिक्षा विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी। समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोरवा प्रखंड के चयनित आदर्श मॉडर्न विद्यालय में मैं बैठा हूं, जिसको सरस्वती विद्या निकेतन की तरफ से बिहार सरकार के उच्च माध्यमिक माध्यम से विकसित किया जाएगा। मेरे साथ यहाँ के एचएम रविंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, जिनसे मैं यहाँ की बुनियादी समस्याओं के प्रति क्या
रुझावन होना चाहिए, क्या समाधान होना चाहिए, उस संदर्भ में चर्चा करूंगा। और साथ में मेरी ये कोशिश रहेगी कि सबसे जटिल जो समस्या यहाँ अतिक्रमण की है उसके समाधान के लिए विभाग और अंचल कार्यालय हस्तक्षेप करे, ताकि इस विद्यालय का शैक्षणिक माहौल बेहतरीन स्थिति में आने वाले समय में दिखे। श्रीमान, मैं आपसे सवाल ये जानना चाहूँगा कि 26 एकड़ 2 कट्ठा का जमीन इस विद्यालय को आवंटित है, जिसके तहत 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का पठन पाठन सुचारू रूप से क्रियान्वित हो रहा है। बिल्डिंग भवन भी बन चुकी है, कंप्यूटर कक्ष भी है, प्रयोगशाला भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो चुका है। लेकिन आपको यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या फेस करनी पड़ती है, क्या जरूरत है बताइए। यहाँ सबसे बड़ा समस्या अतिक्रमण का। हमारा विद्यालय के लिए जो 18 बीघा जमीन है उसको कुछ भूमाफियाओं ने अवैध जबरन कब्जा कर दिया। इसके लिए हम विभाग को बराबर लिख रहे हैं, लेकिन विभाग इसके प्रति काफी सुस्त है। कई बार हम सीओ को पत्राचार के माध्यम से भी सूचित किए। इसके लिए हमने डीएम कार्यालय, एसडीओ कार्यालय में भी जो चैनल है उसके माध्यम से आवेदन किया। हमारे माध्यम से भी कहना चाहें, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी पदाधिकारी सुन रहे हैं, इस काम में त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारा जो 18 बीघा जमीन भूमाफियाओं द्वारा जो अवैध कब्जा में है उसको जल्द से जल्द मुक्त कर दिया जाए। इस विद्यालय की बुनियादी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर समझा जाए तो जो विषय संगत शिक्षक होते हैं, सब्जेक्ट वाइज, विषय वाइज, तो 11वीं 12वीं में आपके यहाँ दरकार है, जरूरत है, हैंड की जरूरत है। फिजिक्स में एक टीचर की आवश्यकता है और एक मनोविज्ञान में, और 9वीं 10वीं में उर्दू विषय का एक शिक्षक चाहिए। पुस्तकालय भवन या फिर जो कंप्यूटर भवन है जहाँ लैब है, उसमें कंप्यूटर सिस्टम शायद समाप्त हो चुकी है और रनिंग में नहीं है, तो आपने लिखित में इसकी जानकारी साझा की है। कंप्यूटर हमारे पूर्व में जो 2010 में मिला था, उसके बाद हमारे यहाँ कोई कंप्यूटर नहीं मिला है। इसके लिए मैंने विभाग को लिखे हैं। विभाग ने आईसीटी लैब स्थापना हेतु मुझे आश्वस्त किया है, कहा शीघ्र ही आपके यहाँ आपके विद्यालय में आईसीटी लैब की स्थापना होगी। खेल मैदान के संदर्भ में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कैंपस बहुत लंबा चौड़ा है और असामाजिक तत्वों का यहाँ जमावड़ा भी होता होगा, क्योंकि मुख्य सड़क से काफी दूरी पे अंदर में विद्यालय है, तो 4 दीवारी गेट के साथ काफी जरूरत है, दरकार है। आप इसको कितना सीरियस मानते हैं? 4 दीवारी चाहिए आपको, फुल कैंपस फुल फ्लेजेस में शैक्षिक माहौल के लिए चाहिए, क्या कहना है? विद्यालय भवन के नजदीक में 650 मीटर छोड़ के पूरा हम 4 दीवारी का काम हो गया, लेकिन हमारा खेल का मैदान अभी भी 4 दीवारी से परे है। तो हम विभाग से आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारे जो खेल के मैदान है उस पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा झुग्गी झोपड़ी बना के हमारे जो खेल का मैदान है उसको बुरी तरह अतिक्रमण कर दिया। तो विभाग को हम इस पर लिख भी चुके, 5-7 बार लिख चुके हैं सीओ साहब को। जो हमारे विद्यालय के चारों तरफ जो झुग्गी झोपड़ी है जो हमारे वातावरण को दूषित करता है, और बगल में हमारा व्यायामशाला है, उसमें भी हमारे कुछ ग्रामीण मवेशी बांध करके उसको दूषित किए हुए। तो हम इसमें सीओ साहब या ऊपर जो बड़े पदाधिकारी बैठे हैं उनको ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। लेकिन विभाग की तरफ से अभी तक कोई नोटिस आया है क्या? कोई कार्रवाई की जानकारी है क्या? विभाग अभी तक हमको इस पर कार्रवाई के लिए किसी प्रकार का नोटिस या कोई ध्यान ठीक ढंग से नहीं मिला। तो ये आपकी पहली और आखिरी मांग है कि अतिक्रमण मुक्त हमारा विद्यालय हो जाए। हमारा विद्यालय पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त हो, ताकि हमारा जो शैक्षणिक माहौल है वो दिनों दिन अभूतपूर्व गति से प्रगति करता जाए। जी धन्यवाद। और सरकार का जो मन में उद्देश्य है उसको हम पूरा करने में सक्षम। जी, जिस उद्देश्य से ये विद्यालय का चयन हुआ है, जिस उद्देश्य से इसका नाम सरस्वती विद्या निकेतन के तौर पे किया जाएगा, तो उसमें ये सब अड़चने हैं, बाधा हैं, और इसको निश्चित तौर पे हल करना होगा, इसको खत्म करना होगा, ताकि सरकार की जो सकारात्मक शिक्षा के प्रति सोच है वो दिख सके। ये आपका कहना है, ये बाधा को दूर करना होगा।
जितने भी बाधा है उसको दूर करना है, ताकि जो सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये पूरा हो सके, वो पूरा हो सके। चलिए धन्यवाद। इसमें हम आपको भी धन्यवाद देते हैं और जी जो हमारे मीडिया कर्मी हैं उनको धन्यवाद देते हैं जो इस प्रति उन्होंने विद्यालय आके हमारे जो कमियां हैं उसको उजागर करने का काम किया। धन्यवाद। झारखंड के बोकारो में अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय टेक्निकल ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम 2026 का सफल समापन हो गया है। 6 से 8 जुलाई तक आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से आए नई तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया है। कार्यक्रम का उद्देश्य रेफरी और तकनीकी अधिकारियों को कबड्डी के नवीनतम नियमों और मैच संचालन साथ ही निर्णय प्रक्रिया से अवगत कराना था, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का संचालन आधुनिक मानकों के अनुरूप हो सके। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय रेल प्रबंधक नवीन कुमार ने प्रशिक्षित तकनीकी अधिकारियों की भूमिका को खेलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। देखिए, आज यहाँ पर उपस्थिति इसलिए संभव हुई है कि नेशनल लेवल जूनियर टेक्निकल ऑफिसर्स का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बोकारो में कंडक्ट कराया जा रहा है कबड्डी ऑफिसर्स के लिए, उसका समापन है आज। तो उसी के समापन के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। 3 तारीख से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जो 2 बैचेस में कंडक्ट कराया गया है और ये लास्ट बैच है जिसका कंप्लीशन आज है। फेडरेशन को आज आप हमारे शहर बोकारो में या इस राज्य में कहाँ पे देख पा रहे हैं? देखिए, मैं पिछले 2 साल से जो है व्यक्तिगत स्तर पर गोपाल जी के साथ टच में हूँ और गोपाल जी के प्रयास काफ़ी सराहनीय हैं और मुझे उम्मीद है कि गोपाल जी के प्रयासों से कबड्डी को इस राज्य में तथा क्षेत्र में और ज़िले में जो है एक नई गति मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी। साथ ही साथ जिस प्रकार से जो है यहाँ की जो हमारी कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड ने पिछले 2 साल के अंदर कार्य किया है, नए नए इवेंट्स करा रहे हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसको नेशनल लेवल के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी एक सराहनीय और सकारात्मक प्रयास हैं जो झारखंड में कबड्डी को एक नई दिशा एवं दशा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। संसाधनों की कमी को कितना दुखद मानते हैं? देखिए, संसाधनों की कमी हमारे पूरे देश में है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए संसाधन से ज़्यादा विल पावर की आवश्यकता रहती है। अगर स्पोर्ट्समैन के पास विल पावर नहीं है तो संसाधन चाहे कितने भी मजबूत हों या कितने भी न्यूनतम हों, स्पोर्ट्समैन एक अच्छा करियर नहीं बना पाएगा। तो संसाधनों का अभाव है, लेकिन देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, मुझे उम्मीद है कि साल दर साल, महीने दर महीने ये संसाधन और मजबूत होते जाएंगे तथा हम बहुत शीघ्र एक ऐसी स्थिति में रहेंगे जहाँ पर हमारे पास पर्याप्त संसाधन है इस खेल को बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर इसको और ऊंचाई तक ले जाने के लिए। सर, जैसे हमने देखा कि IPL पहले होता था, उसके बाद हर स्टेट के प्रीमियर लीग लाए गए, तो वैसे ही प्रो कबड्डी लीग है सर। तो क्या हम ऐसा कुछ कबड्डी में भी देखने वाले हैं, क्या पे स्टेट लीग वगैरह कुछ ऐसे आने वाले हैं? सर्टेनली ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास रहेगा जो है देश में राज्य स्तर पर कबड्डी को आगे लेके जाने के लिए। अगर इस दिशा में जो है आपका कबड्डी एसोसिएशंस, डिफरेंट कबड्डी एसोसिएशंस अगर काम करती हैं तो मुझे विश्वास है कि इससे कबड्डी को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिलेगी तथा साथ ही साथ नए नए प्लेयर्स जो हैं हमारे गांव नुक्कड़ मोहल्लों से निकल कर आएंगे जो कबड्डी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो ऐसा प्रयास अगर पाइपलाइन में है तो उसको बहुत जल्दी एक मूर्त रूप दिया जाए, अगर पाइपलाइन में नहीं है तो इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है। ट्रेनिंग तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। उससे अच्छी बात ये थी कि हमें आगे नेशनल या इंटरनेशनल रेफरी बनने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे हमारे जो टेक्निकल सर है जगमोहन सर है, इनके द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बेटर यहाँ के इन्वायरमेंट भी कुछ ज़्यादा अच्छे लगे मुझे यहाँ से, क्योंकि हमारे यूपी में तो बहुत इस टाइम गर्मी चल रहे थे, तो यहाँ आने के बाद एटमॉस्फेयर वो मुझे पूरा चेंज दिखा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में ट्रक चालक को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सहायक आबकारी आयुक्त राजकिशोर सिंह ने मामले में अब तूल पकड़ लिया है। वीडियो सामने आने के बाद से आबकारी विभाग ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग का कहना है कि अगर मारपीट की घटना हुई तो फिर इसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
वहीं उप जिलाधिकारी आयुक्त आनंद प्रकाश ने स्पष्ट कर दिया है कि 2 से 3 दिनों के भीतर जवाब मिलने के बाद पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। वायरल वीडियो देखा गया हमारे द्वारा, तो उसमें प्राइमा फेसी जो दिखा है उसके आधार पर गाड़ी इनकी आगे खड़ी हुई है और ट्रक पीछे है। रोक के कुछ पूछताछ कर रहे थे और कुछ चीज़ें जो उसमें दिख रही हैं या सुनाई दे रही हैं वॉइस में, उसके संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन के हैं ये राजकिशोर सिंह, तो इनका जवाब आ जाए, लिखित स्पष्टीकरण दे दें उत्तर अपना, उसके बाद सारी बातें क्लियर होंगी। और उसका संज्ञान ले लिया गया है पूरी तरह से और कार्रवाई की जा रही है उसमें। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी में पुलिस ने नोट डबलिंग के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, भूतपुर थाना क्षेत्र की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए की कथित फेक करेंसी, 13 लाख रुपए नगद और 38 कथित सोने के बिस्किट, एक अवैध कट्टा और कारतूस बरामद किए। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और बिहार के दरभंगा में पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे कथित देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें, लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के जीएनगंज स्थित एक स्पा सेंटर जो है उस पर छापेमारी के दौरान 3 युवतियां, संचालक की पत्नी और साथ ही एक ग्राहक मैनेजर समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी मिली। गिरफ्तार युवतियों को वन टॉप सेंटर भेज दिया गया है, जबकि स्पा सेंटर जो है उसका संचालक फरार है, जिसकी तलाश अभी जारी है। वो 3 महिला थी, स्पा के आड़ में कुछ गलत अति कराया जा रहा था धंधा, तो उसमें अभी पुलिस हम लोग छापेमारी किए हैं। छापेमारी के बाद कार्रवाई की जा रही है। 3 लड़कियां हैं, वो अभी उसको ले गए हैं और छापेमारी अभी चल ही रही है। चंदौली मुख्यालय स्थित तालुक विद्यालय की गली में संचालित यादव डेयरी एक बार फिर से विवादों में है। बता दें, आपको स्थानीय लोगों का आरोप है कि डेयरी में फैल रही गंदगी और प्रदूषण के कारण आसपास का वातावरण दूषित हो रहा है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का यह भी कहना है कि इससे पहले मिलावटी खोया और पनीर के मामले में प्रशासनिक कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन कुछ समय बाद डेयरी का संचालन फिर से शुरू किया है। सुदर्शन न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालत का जायजा लिया है। वहीं खाद्य औषधि विभाग के अधिकारी ने शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिहार के कैमूर जिले में दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में सरिया लदे ट्रक के चालक और साथ ही खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, कुदरा थाना क्षेत्र के उसौली स्थित बंशीधर पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित ट्रक ड्राइवर से टकरा गया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक और खालसी उसमें घंटों तक फंसे रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस और एनएचआई की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है। सुबह 5 बजे जो है 112 पर कॉल आया कि पुसौली जो है बंशीधर पेट्रोल पंप के सामने जो है दक्षिणी लाइन में सर्विस रोड में एक ट्रक जो है डिवाइडर तोड़ करके जो है पुल में मार दिया है, जिसके कारण 2 लोगों का जो है ड्राइवर और खलासी का मृत्यु हो चुका है। तो घटनास्थल पर पहुंचे तो पता चला, अगल बगल के लोगों से पता चला कि सुबह का टाइम था, लगता है नींद के मारे जो है डिवाइडर तोड़ करके सर्विस लाइन में आ गया। पुल में मारने से कारण जो है चक्का उसका जाम हो गया और इसमें सरिया लोड था, करीब 25 कुंटल के करीब उसमें सरिया बता रहा है कि लोड है। और धक्का लगने के कारण जो पीछे से जो है बॉडी तोड़ करके आगे शीशा के आगे चलाया छार, और इतना भारी रहने के कारण जो है दोनों लोग मतलब दब चुके थे उसमें। एनएचआई का जो है बुला करके क्रेन के द्वारा उसको जो है निकलवाया गया है और दोनों लोग का मृत्यु मतलब नींद आने के कारण जो है ऐसा घटना घटा। यह घटना ड्राइवर और मालिक दोनों थे। मालिक है ड्राइवर वही है जो मालिक है, वही ड्राइवर चला रहे थे गाड़ी, उन्हीं वही ड्राइवर मालिक ही, उनको नींद से ये घटना हुआ है। कुदरा थाना के माध्यम से हमको 5:30 बजे के लगभग घटना की जानकारी मिली। सुबह में 5:30 बजे के लगभग। हाँ, दोनों चालक मृत हैं। दोनों को क्रेन के माध्यम से खींचकर बाहर निकाला गया, नींद लग जाना।
श्रावण मास और गुरु पूर्णिमा से पहले ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। खंडवा कलेक्टर प्रीतम गुप्ता ने बाधिनता पुलिस कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ मैराथन बैठकर ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की दर्शन व्यवस्था, यातायात, पार्किंग, परिक्रमा मार्ग, सुरक्षा और सिंहस्थ 2028 से जुड़े विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में हाल ही में सामने आए फर्जी वीआईपी प्रोटोकॉल के जरिए श्रद्धालुओं से ठगी मामले पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि दर्शन व्यवस्था जो है इसको लेकर दर्शन में पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि अभी इस मंथ के एंड में सावन महीना चालू हो जाएगा। जिस सावन महीने में हर वर्ष ओंकारेश्वर जी के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु बनाते हैं। किस प्रकार से पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, ट्रैफिक मैनेजमेंट किस प्रकार से रहेगा, दर्शनों की लाइन, सिंगल वे, ये सब चीज़ों पर आज डिटेल में बात की गई। इसके अलावा जो हमारा 4 लेन बन रहा है या परिक्रमा पथ बन रहा है उसका किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है, किस प्रकार से फटाफट काम उसका हो जाए, इस पर आज बात की गई। प्रोटोकॉल सर्विसेज में जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन पहले एक शिकायत आई थी, किसी के द्वारा फर्जी रूप से प्रोटोकॉल लगाए गए। तो आज प्रोटोकॉल सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किस प्रकार से आगे किसी प्रकार की चोरी ना हो, इस पर आज विशेष डिस्कशंस किए गए। ओवरऑल ओंकारेश्वर का एक्सपीरियंस श्रद्धालुओं के लिए अच्छा रहे, इस पर आज चर्चा की गई। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी एओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सिवान में पदस्थित एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार गोंड जो है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को मुंगेर, पटना और सिवान समेत 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर संपत्ति, बैंक खातों और निवेश से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। ऐसे में ओयू के अनुसार प्रारंभिक जांच में अधिकारियों के पास ज्ञात आय से करीब 201.97% ज्यादा लगभग 2 करोड़ 36 लाख रुपए की संपत्ति होने के साक्ष्य मिले। जब्त दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जा रही है और कार्रवाई पूरे होने के बाद पूरे मामले का अधिकारिक खुलासा किया जाएगा। हमारी पूरी टीम आर्थिक अपराध इकाई पटना से आई हुई है और वहाँ मुख्यालय से औपचारिक रूप से इस संबंध में पीसी की जाएगी। मोटा मोटी यही है कि एक एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार गुंड जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा हुआ है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में हमारी टीम द्वारा यहाँ रेड की गई। अन्य कई जगहों पे जहाँ उनके रहने की संभावना है या उनके द्वारा संपत्ति छिपाए जाने की संभावना है, वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है और यहाँ पे हम लोगों ने कांड से संबंधित कुछ अभिलेख जब्त किए हैं जो हम लोग अग्रतर कार्रवाई के लिए ले जा रहे हैं। झारखंड में बोकारो में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हरला थाना पुलिस ने वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर एक विधि विरुद्ध किशोर को निरुद्ध कर दिया है। आपको बता दें आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई कुल 9 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की बाइक खरीदने और बेचने के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। यह कार्रवाई हरला थाना क्षेत्र में चोरी हुई अपाचे बाइक की जांच के दौरान गठित विशेष टीम ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर की। गुजरात के सूरत में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। पर्वतपटिया क्षेत्र की सोसाइटियों में जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 2 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। पीने के पानी का संकट बना हुआ है। दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित है। नाराज लोगों ने राहत कार्यों के लिए सूरत महानगर पालिका के अधिकारियों का घेराव कर जवाब मांगा है और साथ ही देरी से पहुंचने पर विरोध भी किया। आक्रोशित लोगों ने अधिकारियों को जलभराव वाले रास्ते से होकर मौके का निरीक्षण करने को कहा। अधिकारियों ने हालत का जायजा लेने के बाद राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। और कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से एडवांस सेंसिटिव पुलिसिंग विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला शक्ति और सुरक्षा का शुभारंभ नागेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रटाटर जो है मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल और साथ ही आईजी जो है सुभाष चंद्र द्विवेदी ने अतिथियों का स्वागत किया है। कार्यशाला के कंपैक्टनेंट कॉप शक्ति और सुरक्षा पुस्तक का भी विमोचन किया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश के 17 जिलों की पुलिस टीम हिस्सा ले रही है। आपको बता दें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ काम करने को कहा, साथ ही पीड़ित महिलाओं का भरोसा रखने को कहा, बनाए रखने को कहा, पारिवारिक मामलों में धैर्यपूर्वक समाधान निकालने पर विशेष जोर दिया। हम ऐसा देखते हैं कि
हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, ये व्यवस्था सभी को उनको न्याय मिलेगा ये भरोसा देने वाली बहुत महत्वपूर्ण ऐसी व्यवस्था है। और पुलिस अपने जगह पे अपना काम भी बहुत अच्छा करती है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी करती है। पर हमें समय समय के साथ बहुत कुछ स्किल्स भी अपनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि समय समय के साथ हमारे चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसे समय पे पुलिस के जो स्किल्स है उसको अधिकाधिक अच्छे तरीके से बढ़ाना, महिलाओं के प्रति जो उनका व्यवहार होता है उसमें उनको अधिक संवेदनशील बनाना और प्रत्यक्ष रूप में आज के समय के चैलेंजेस को समझते हुए काम करना, इन विषयों पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने, ऐसे अनेक विषयों पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस का एक ट्रेनिंग यहाँ पे आयोजित किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है उनका ट्रेनिंग आयोजित कर रही है। इसके पहले हमने गाज़ियाबाद में 17 डिस्ट्रिक्ट का ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर चुके हैं। आज से हमने कानपुर, उसी के साथ साथ आगरा और कानपुर कमिश्नरेट शहर ज़िला, इनके साथ 17 डिस्ट्रिक्ट का ये प्रशिक्षण आयोजित किया है। मुझे विश्वास है कि जो विषय राष्ट्रीय महिला आयोग लेकर आया है उन विषयों को सुनते हुए हमारी पुलिस अधिक संवेदनशील, अधिक जवाबदेही और महिलाओं को न्याय देने के लिए और अधिक ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगी। और फिलहाल के लिए आपका राज्य में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।